कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया है। हमने एशिया का पॉलिटिकल मैप समझा था, सबसे पहले हमने देखा कि कितने कॉन्टिनेंट किस किस तरह से क्या क्या उनकी पोजीशंस है, कैसे कैसे वो बने। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एशिया है उस कॉन्टिनेंट को पढ़ना स्टार्ट किया। उसके पहले सबसे पहले हमने देखिए पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे मौजूद है, किस तरह से उसका रीजनल क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है, वो सब हमने देखा। उसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने जो इसमें सबसे पहले पढ़ा वो पढ़ा लोलैंड्स के बारे में, कि लोलैंड्स किस किस तरह से कहाँ कहाँ बनने हैं, साइबेरिया का जो मैदान बन रहा है वो कहाँ पर है, मंचूरियन का जो मैदान है वो कहाँ पर है, ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना कहाँ पर है, यूफ्रेटिस टिग्रिस का जो मैदान है वो कहाँ पर है, और उसके बाद जो गंगा नदी का प्लेन है वो कहाँ पर बनता है। इसी तरीके से हमने और सारी चीज़ें रिलेटेड चीज़ें जो थी वो देखी, हमने डिस्कस करी। उसके बाद लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने डिस्कशन किया था माउंटेन्स के बारे में। जो एशिया के माउंटेन्स है, अलग अलग माउंटेन्स को मैंने डिस्कस किया था, जगह जगह से हमने लिए थे। हमने मेन बात उसमें जो समझने वाली थी वो देखी थी कि पामीर का जो नोट है, यानी पामीर नोट जिसे हम कहते हैं, वहां से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है, अलग अलग रेंजेस निकलती है माउंटेन्स की। इस तरफ जाओगे तो तीन शान, नीचे की तरफ कुनलून शान, उस तरफ जाओगे तो एल्बुर्ज, नीचे की तरफ से जेग्रॉस, और ये आगे जाके माउंट अराराट पे मिल जाती है। उसके पास ऊपर पे पोंटिक, नीचे पे टॉरस, इस तरीके से। और फिर हमने जो वेस्ट एशिया वहाँ के माउंटेन्स भी देखे, साउथ ईस्ट एशिया के माउंटेन्स भी देखे, ऊपर नॉर्थ एशिया यानी कि जो रशिया के माउंटेन्स है वो भी हमने डिस्कस किए। हमने वहाँ पे देखा कि वर्खोयांस्क रेंज है, और इस तरह से चेरस्की माउंटेन्स है। इसी तरीके से उसके ऊपर पे स्रेडिनी माउंटेन्स है, आपको शायद याद होगा स्रेडिनी माउंटेन्स, जो कि कामचट का प्लेटू जो था वहाँ पर मौजूद है। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ रही है कि मैं इस तरीके से चीज़ें डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये मैं अब क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं आपको दिखा दिखा के, क्योंकि सब हम देख देख के बोल चुके हैं। अब इस तरह की हमारे माइंड में मैपिंग हो जानी चाहिए यार। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर देख के आ रहा है उन्हें बहुत क्लैरिटी आती रह रही होगी। देखो ये चीजें हमने पढ़ ली है, फटाफट से एक आपकी आंखों के सामने से एक स्लाइड को ले जाता हूँ, आप देखते रहे। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो जो आ रहा है आपको कुछ ना कुछ फीलिंग आना चाहिए कि जो जो इसमें मैप्स आ रहे हैं कि यार हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, हम अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने प्लेन्स देख लिए थे, उसके बाद यानी कि जो लो लैंड्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में माउंटेन्स को देखा था। माउंटेन में मैंने आपको बताया था कि किस माउंटेन की पोजीशन को हमने कर करके देखा था कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दिस इज अबाउट प्लेटूज ऑफ एशिया। एशिया के प्लेटूज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेटू यानी कि वो होते हैं जो पठार कहलाते हैं। पठार का मतलब ये होता है कि ये ना तो पर्वत जितने बहुत ऊंचे होते हैं और ना ही ये मैदान जितने बहुत नीचे होते हैं। मैदान ऐसा होता है, इस तरह का होता है प्लेटू लगभग लगभग, यानी कि जो दोनों इसके एजेस होते हैं उस तरफ से इसमें स्लोप आ जाता है और बीच में एक तरह का फील्ड टाइप का बना होता है, लेकिन इसकी कुछ एक सर्टेन हाइट होती है फील्ड से, यानी कि सी लेवल से। इन्हीं प्लेटूज को पढ़ना है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटूज जो अपने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन प्लेटूज को एक बार वन बाय वन हमें क्या कर रहे हैं कि पोजीशंस को देखते हुए चलना है, कौन कहाँ पर है, कुछ स्पेशलिटी है वो देखते हुए चलना है, कौन सी कंट्रीज से वो रिलेटेड है वो देखते हुए चलना है। अगर आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ोगे तो अगले 10-15 मिनट में हमारे प्लेटूज कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से होंगे, और इन्हीं को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहना। होने के लिए तो क्या है यार, कितने तरह के छोटे मोटे और भी प्लेटूज पाए जाते होंगे, लेकिन जिन पे क्वेश्चन बनते हैं और जो कि ज्योग्राफी को अफेक्ट करते हैं, अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे के सारे आपके आंखों के सामने लिखे हुए हैं, वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अर्मेनियन हाईलैंड्स के साथ। अर्मेनियन हाईलैंड्स जैसे मैं कह रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार अर्मेनियन यानी कि अर्मेनिया, और अर्मेनिया एक कंट्री का नाम है जो कि वेस्ट एशिया में पड़ती है। अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं चीजें तो आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए अब तक। ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, देखिए मैं पेन रेड ले लेता हूं। ये आपको जो इलाका नजर आ रहा है, ये कोने वाला इलाका, ये अजरबैजान है। क्यों? क्योंकि कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद ये अजरबैजान के बाद छोटा सा जो इलाका दिख रहा है ये अर्मेनिया है, छोटा सा इलाका, भी जूम कर दूंगा। उसके बाद ये जो इलाका दिख रहा है इस तरह का हॉर्न टाइप का जो इलाका दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये जॉर्जिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, एक जॉर्जिया, थोड़ा सा नीचे अर्मेनिया, और उस तरफ अजरबैजान जो कि कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और ये बड़ा सा जो इलाका दिख रहा है ये टर्की है। तो ये मुझे कुछ खास ऐसा बोलने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो दिखा देता हूँ, ये टर्की है। इसके नीचे सीरिया है, फिर उसके नीचे लेबनान है, वहीं पे इजराइल है, वहीं पे अंदर पे पैलेस्तीन है, फिर नीचे पे जॉर्डन है, फिर पूरा सऊदी अरब है, फिर नीचे पे यमन है, ओमान है, बहरीन है। ये आपको समझ में आता है। अभी फटाफट से मैं एक बार हल्का सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देख लो। तो अजरबैजान, ये जो बीच वाला छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ये आपका अर्मेनिया है, और अजरबैजान इसके साइड वाला है जो कि कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। जब हम अर्मेनियन हाईलैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देख लो कि इसमें कंट्रीज, 4 कंट्रीज इसमें आ रही हैं। कौन कौन सी? एक अर्मेनिया इटसेल्फ, क्योंकि उसके नाम के हिसाब से इसका नाम पड़ा होगा। एक अजरबैजान जो कि अर्मेनिया के जस्ट बगल में पड़ता है। और उसके बाद ईरान। ईरान कौन सा वाला इलाका है? ये पूरा इलाका ईरान का होता है। मैं आपको जानबूझ के वो मैप दिखाता हूँ ताकि हमारी क्लियरिटी बनी रहे, इसलिए मैंने बहुत रिसर्च के बाद बहुत सारी ये फोटोज वगैरह कलेक्ट करके चिपकाई रहती है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट ये पिक्चर दिखाऊंगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, फिर आपको सर्च करना पड़ता है, फिर फायदा क्या हुआ पढ़ाने का। इससे अच्छा आपका टाइम बचे, इसके लिए मैंने ये काम कर रखा है। ये सारा का सारा एक जगह रखा है।
तो ये अपना ईरान का जो इलाका है, यानी ईरान का कुछ इलाका भी इसके अंदर आता है, इसके अंतर्गत अजरबैजान का आता है, कुछ आर्मेनिया का इलाका आता है, कुछ टर्की का इलाका आता है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा शेड करके दिखाने की कोशिश करूं कि हमारे अकॉर्डिंग वो इलाका कौन सा है जहां पर आर्मेनियन हाईलैंड्स पाए जाते हैं। हाईलैंड्स यानी कि ऊंची भूमि, उच्च भूमि, और ये पठार की श्रेणी में आती है, यानी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है कि माउंटेन्स वगैरह बने। चलो देखो अभी देखते हैं जरा कुछ टर्की का जो इलाका है, यानी टर्की ये वाला इलाका है, उसके बाद ये कुछ इलाका आपको दिख रहा होगा, ये आर्मेनिया का इलाका है, उसके बाद छोटा सा इलाका ये अजरबैजान का है, और उसके बाद कुछ इलाका ये ईरान का भी होता है। तो ये जो इलाका बन रहा है जो शेडेड टाइप का है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ ब्राउन ब्राउन टाइप का, एक मतलब एक डिफरेंट सा अलग सा कलर आपको जो दिखाई दे रहा होगा व्हाइट के अलावा ब्राउन ब्राउन, ये इलाका जो है ये अपना आर्मेनियन हाईलैंड्स का इलाका है। इसमें वो सब कंटेन हो गया, क्योंकि इस तरफ आपको दिख रहा होगा, आराम से देखो प्लीज, इस तरफ जो आपको दिख रहा होगा ये ईरान का इलाका हो गया। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे, यहीं पर आपका अजरबैजान का इलाका, आर्मेनिया का इलाका, थोड़ा सा ये देखो, ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, यहीं पर कुछ इलाका अजरबैजान का कवर हो जाएगा, कुछ इलाका आर्मेनिया का कवर हो जाएगा, और इस तरफ पूरा का पूरा ये टर्किश इलाका हो गया। तो शायद आपको मेरी बातचीत जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो एक जो डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब एक ब्राउनिश टाइप का कलर दिख रहा है, वो अपना आर्मेनियन हाईलैंड्स है। इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी कंट्री से जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और वैसे अगर आपको मैप की अच्छी समझ हो रही है, अगर आप कंट्रीज को समझते हो अच्छे से पॉलिटिकल मैप को, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, बस छोटा मोटा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आर्मेनियन में कितने हैं ध्यान रखना, 4 है, 2 ए से हैं, एक आई से, एक टी से, ठीक है ना। अब आप अपने लिए इसके हिसाब से, अपने हिसाब से कोई ट्रिक वगैरह अगर आप बना सकते हो तो इसके लिए बना देना, अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि ये डायरेक्टली हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा इस पर कर नहीं रहा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आती आती टाइप की ट्रिक आप इस पर हल्की सी बना सकते हो अपने समझने के लिए। एक अजरबैजान है, एक आर्मेनिया है, एक अपना टर्की है, एक अपना ईरान है। इराक बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इराक इस तरफ पड़ता है, हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, वो वहां की तरफ नहीं जा रहे। नेक्स्ट में हम आते हैं, तो समझ में आ गया। मैं भी रिवाइज करूंगा आपको और आपसे पूछूंगा, आपने जवाब देना है। ये एक चीज है, ये कोई प्लेटू टाइप का नहीं है, लेकिन जिक्र था इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। फर्टाइल क्रिसेंट इसे कहते हैं। फर्टाइल मतलब होता है कि उपजाऊ टाइप का, उर्वर कहते हैं जिसे, और क्रिसेंट मतलब चंद्राकार टाइप का, जैसे चांद होता है ना, इस तरीके से ईद का चांद टाइप का, ये चंद्राकार। आपको ये शेप दिख रहा होगा, लगभग लगभग चंद्राकार टाइप का शेप है। और ये फर्टाइल है ये इलाका काफी ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तरह तरह की नदियां बहती है। जैसे कि अगर आप थोड़ा देख पाओ, एनातोलिया का पठार, एनातोलिया का पठार यानी कि एनातोलिया प्लेटू वो है जिसपे टर्की बसा हुआ, यानी कि बेसिकली ये टर्की है, और इसको हम एनातोलिया प्रायद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि 3 तरफ से लगभग लगभग पानी से घिरा हुआ है। और दूसरे शब्दों में से एनातोलिया का पठार भी कहते हैं, टर्की है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो इसके बगल में टर्की से नीचे उतरते ही हमारा सीरिया आता है, इस तरफ लगभग सीरिया आता है, और उसके थोड़ा नीचे उतरते तो इस तरफ लगभग लगभग ईरान अपना, सॉरी इराक आता है, इराक। और आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने आपको लोलैंड्स पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया हुआ था कि यार टर्की से टर्की से नीचे की तरफ सीरिया, और सीरिया से नीचे की तरफ इराक आता है, और यहाँ पर अपनी 2 रिवर्स फ्लो करती है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, जिसे दजला और फरात कहते हैं। और यहीं पर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, वो यहाँ पर बसी थी आकर के, जो काफी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका मतलब ये हुआ, क्यों बसी थी? क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र था, नदियों के पास ही बसती थी, एक बात तो ये। लेकिन ये इलाका जो फर्टाइल क्रिसेंट का इलाका है, ये सिर्फ ना केवल इतने इलाके में, मतलब ना केवल इस अरब प्रायद्वीप में, बल्कि थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की तरफ भी गया हुआ, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको अफ्रीका महाद्वीप है, क्योंकि रेड सी जो है अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। तो ये अफ्रीका का महाद्वीप है। जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एक नाइल रिवर होती है, जिसे कोई कोई लोग नील रिवर भी कहते हैं, नील नदी। तो वो जो नील नदी है वो यहाँ नीचे से कहीं से निकलती है, हम बाद में पढ़ेंगे कैसे वो सूडान से ऊपर को तरफ आती है, कैसे करके वो यहाँ पर फाइनली जाकर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। तो कुल मिलाकर जो नाइल रिवर है उसका कुछ इलाका जो कि इजिप्ट का इलाका पड़ता है, बेसिकली मिस्र हम जिसे कहते हैं, तो अपर इजिप्ट और जो लोअर इजिप्ट है वो इलाके को कवर करता है। यानी कि जो नील नदी का जो बेसिन है, ऐसा समझ सकते हो, और जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स का जो बेसिन है, वो दोनों मिलकर के फर्टाइल क्रिसेंट बनाते हैं। तो हमें समझ में आ गया फर्टाइल क्रिसेंट बेसिकली कहां पर पड़ रहा है। इसमें कुछ पार्ट अफ्रीका का भी आ जाता है। ये पठार से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैंने हल्का सा जिक्र हुआ तो इसलिए बता दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये व्हाइट कलर का इलाका दिख रहा है, बेसिकली ये इलाका है वो फर्टाइल क्रिसेंट का, और ये उस तरफ अफ्रीका की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैप से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना प्लीज, समझना। मैंने एकदम मैप लगा रखे जगह पे। अब कुछ चीजों के ना मैप मिल नहीं पाते आसानी से, इसलिए मैंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया और उससे आपके पिक्चर्स दिखा दी। जैसे चुकची प्लेटू एक, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, इनकी पोजीशंस पता लग जाए, बस इतना ही सफिशिएंट है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे इससे हमारा एनकाउंटर होता रहेगा, हम चीजों को कवर करते रहेंगे। चुकची प्लेटू जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पोजीशन में वो है। ये जो स्थिति है ये आपको समझना चाहिए कि ये अलास्का का इलाका है। आपने अगर नॉर्थ अमेरिका का मैंने आपको मैप शुरुआत में बताया था, अगर आप मैप देखेंगे प्लीज एक बार वर्ल्ड मैप उठाएं, उसमें नॉर्थ अमेरिका में ऊपरी हिस्सा अलास्का है, नीचे कनाडा है, फिर उसके नीचे यूएसए का इलाका होता है। जो ये जो अलास्का ये भी यूएसए में ही आता है ऑल्दो,
लेकिन इसे अलास्का कहते हैं। और इस तरफ ये जो पूरा इलाका नजर आ रहा है ये रशिया का इलाका है, जो कि काफी ठंडे इलाके हैं, क्योंकि इस तरफ वर्क हुई यहाँ से माइनस का 68 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ टेम्परेचर होता है। तो कुल मिलाकर के इसके ही ऊपर पे लगभग यहाँ कहीं पे चुकची प्लेटो अपना पाया जाता है, और ये इलाका आर्कटिक सी का इलाका है। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि आर्कटिक सी में ये पाया जाता है चुकची प्लेटो। तो इस तरह से आप हल्का सा ध्यान रख सकते हो, और कोई खास चीज में याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से कुछ फ्रेम हो सकता है कि ये कौन से ओशन में पड़ता है, तो ये आर्कटिक ओशन में पड़ता है, इसके आस पड़ोस क्या क्या है। तो आपको दिख रहा है यूएसए यानी अलास्का और रशिया के ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ पार्ट में ये एग्जिस्ट करता है। थोड़ा बहुत नीचे लिखा हुआ देख लेना, उसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो गया लिखा हुआ, इसका नाम है दालेट प्लेटो। ये थोड़ा सा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यार, ये प्रॉब्लम आगे भी ना हो कहीं, मैंने चेक नहीं किया असल में, क्रॉस चेक ना, क्योंकि देखो चलो मैं लिख लेता हूँ दालेट प्लेटो। इसे आप ऐसा लिख सकते हो, दालत प्लेटो बोल सकते हो हिंदी में, दालत मतलब दौलत टाइप का। ये पाया जा रहा है वियतनाम की तरफ, वियतनाम जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे म्यांमार है, फिर म्यांमार के नीचे पे जब हम आते हैं तो थाईलैंड है, फिर थाईलैंड के बाद लाओस है, और लाओस के बाद वियतनाम है। मैंने कहा था कि टीवी के बीच में लाओस आ गया और सामने नीचे कंबोडिया बैठा हुआ, आपको शायद कुछ हल्का हल्का याद आना चाहिए। हाँ, मैं कोई बहुत हाइपर बातें नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल सी बातें कर रहा हूँ, इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना। दालत प्लेटो, आराम से दालत 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 यानी कि दौलत टाइप का जो प्लेटो है वो वियतनाम है, क्योंकि जिसका नाम होता है फिर उसके बाद दौलत भी आ जाती है। तो कहने का मतलब है वियतनाम का नाम ले लो और दौलत का दालत ले लो। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ सकते हो कि वियतनाम का जो साउथ का पार्ट है, बेसिकली साउथ ईस्ट वियतनाम जो है, वहां पर ये दालत प्लेटो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको हल्का सा दिखा दूं तो ये कुछ कुछ इस तरह की इसकी पोजीशन है, दालत प्लेटो, जो कि वियतनाम में है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल लास्ट की तरफ। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं, अगर हमने माउंटेन्स पढ़ा हुआ है, क्या आपको याद है कि इस तरफ कौन सा माउंटेन होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वियतनाम की तरफ एनामीस कॉर्डिलेरा, याद आ रहा है कुछ? एनामीस कॉर्डिलेरा लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। ऊपर की तरफ कौन सा था? ऊपर की तरफ जब मैंने आपको बताया था एक उसका नाम है रखाइन योमा, आपको शायद याद आ रहा होगा, जो म्यांमार के पास है, जिसे रखाइन योमा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इरानियन प्लेटो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक, मैं एक बार फाइनली जाते जाते भी रिवाइज करा दूंगा, सो प्लीज डोंट वरी। इरानियन प्लेटो काफी इंपॉर्टेंट है। इरानियन प्लेटो एज इट्स नेम सजेस्ट, इरानियन यानी ईरान कहीं पर है। अब इसमें क्या है ना, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखने की, कौन कौन सी जगहें इसमें आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ईरान, देखो इसके लिए ना मैंने हल्की हल्की सी एक कोशिश की थी कि एक हल्की हल्की सी एक ट्रिक बना दूं, जैसे अभी हाथों हाथ बना देते हैं, ठीक है। इसका बना देते हैं हम, इसकी ट्रिक बना देते हैं तापी। तापी रिवर का नाम सुना हुआ आपने? तो तापी टाइप की इसकी हमने एक वो बना दी। देखो, टी फॉर हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर हो गया अफगानिस्तान, ए फॉर हो गया अजरबैजान, और पी फॉर हो गया पाकिस्तान, ई फॉर हो गया ईरान। और आप ऐसा करो, एक और आई दे दो इसे, एक ईरान हो जाएगा, एक इराक हो जाएगा। तो ऐसा कर लो, हल्का सा कुछ ट्रिक बना दो। भले ही देखो ट्रिक का बहुत बड़ा रोल नहीं है, अगर ट्रिक ट्रिक पे खेल लो तो उसमें ज्योग्राफी खो जाएगी कहीं, वो तो ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सेटलमेंट के लिए, शुरुआत के लिए हम याद करने के लिए हल्की फुल्की ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन हमें रिलाई करना है मैप्स वगैरह पे, क्योंकि क्वेश्चन कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाएगा जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा इन बिटवीन द लाइंस होता है, उसके लिए जरूरी है अंडरस्टैंडिंग अपनी, सिर्फ रट्टा मार या फिर ये ट्रिक्स वगैरह काम नहीं करती। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्के के लिए मैंने आपको बता दिया तापी, और आप अपने हिसाब से इसके लिए कुछ और अच्छा आपको लगता हो ट्रिक बन सकते हैं तो बना देना, ऐसी वर्ड्स को ले लेके लेटर्स को आगे पीछे करके। ठीक है, अब देखो असली फील किस चीज से आएगा, जब हम मैप में देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा ये वाला रीजन और उस रीजन में कौन कौन सी कंट्री है, ऑटोमेटिकली उनके नाम याद आ जाएंगे। समझते हैं, देखो देखो सबसे पहले देखो कि इरानियन प्लेटू का मतलब क्या है। इरानियन प्लेटू, ये अगर आप इसमें देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पर्शियन गल्फ आपको दिख रही है, इसे ना पर्शियन प्लेटू भी कहते हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ के पास है। एक बात, अब इसमें क्या क्या चीज आती है, एक तो इसमें कुछ कुछ इराक का पोर्शन आता है। इराक कहां पर है सर? इराक का ये पोर्शन, कुछ कुछ पोर्शन, ये आपको जो ये असल में पर्पल पर्पल टाइप का कलर दिख रहा है, ये है अपना जो इरानियन प्लेटू है। ये कुछ इलाका, ये इलाका इराक का है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस मैप में भी ये जो ब्लू ब्लू टाइप का इलाका आपको दिख रहा है, जो ब्लू वाला पेनिनसुला दिख रहा है, वो इराक है। और इस तरफ जो ये दिख रहा है, ये ईरान का इलाका है। शायद आपको मेरी बातचीत थोड़ा समझ में आ रही होगी। अब अपनी आंखों से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से इलाके इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार ना दिखा देता हूँ आपको हाईलाइट करके। देखो, ये वाला इलाका इराक का इलाका है। ऊपर की तरफ जाओगे तो कुछ इलाका इसमें अजरबैजान का, जो कि कैस्पियन सी के बगल में है, वो मौजूद है। उसके बाद इसमें तुर्कमेनिस्तान का इलाका है। तुर्कमेनिस्तान इधर की तरफ आ जाओ आप, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान कहां पर है? सबसे ऊपर काजाकिस्तान है, काजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान है, उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है। यानी कि हम समझे तो ये वाला इलाका लगभग लगभग जो ये तुर्कमेनिस्तान का इलाका, ये वाला इलाका जो है ये ईरान का इलाका है। अब क्या बच गया? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये लाइन से है। देखो मैं आपको समझा देता हूं यहां पर मैप की सहायता से। देखो
ये जो ये वाला इलाका है जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ, ये पूरा इराक का इलाका है, सॉरी ईरान का इलाका है। ईरान से थोड़ा सा आगे जाओगे ये कौन सा इलाका है, ये अफगानिस्तान का इलाका है। अफगानिस्तान से थोड़ा सा नीचे आओगे कौन सा है, पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे इंडिया है। तो कुल मिला के ये तीनों तो यहाँ पे लाइंस है, यानी ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। गॉट इट। ये तीन तो हो गए इसमें, ईरानियन प्लेटू के अंतर्गत आते हैं तीनों के तीनों। उसके बाद कुछ इलाका इराक का भी आता है, तो 4 हो गए। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो अजरबैजान का इलाका भी आता है, 5 हो गए। और एक फाइनली एक इलाका आता है तुर्कमेनिस्तान का, 6 हो गए। तुर्कमेनिस्तान जस्ट ईरान के ऊपर है, जस्ट ईरान के ऊपर है। ये 6 इलाके होते हैं बस। ठीक है, अब आप शायद समझ पाएंगे कि ये दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पर एक चीज आपको लिखी हुई दिखेगी। अब इसकी बाउंड्रीज को आप पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आने लग जाएगा क्या क्या लिखा हुआ। उसके बाद फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे फाइनली। ईरानियन प्लेटू और पर्शियन प्लेटू इज अ जियोलॉजिकल फीचर स्पैनिंग पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। ऐसा क्यों बोला गया होगा, इधर देखो। क्या आपको नहीं लगता कि वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज इसमें मौजूद है? क्योंकि जैसे कि अगर कोई आपसे बोले कि इराक कहाँ पे, इराक वेस्ट एशिया का पार्ट है। ऐसे ही और भी होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ इराक को ले लिया, इराक इसका पार्ट है। अजरबैजान भी किसका, वेस्ट एशिया का पार्ट है, पश्चिम एशिया का, इसलिए इसने बोला कि वेस्ट एशिया में भी ये है। उसके बाद पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, ईरान ले लो, ये साउथ एशिया का पार्ट है। उसके बाद आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान, ये मिडिल एशिया का पार्ट है, यानी सेंट्रल एशिया का। इसीलिए इसने कहा कि सेंट्रल एशिया भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज भी मौजूद हैं, कुछ वेस्ट एशिया की कंट्री भी मौजूद है। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक चीज याद करो तो दूसरी तीसरी उसी से लिंक ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसका मतलब साउथ एशिया है। जब हम बोल रहे हैं कि अजरबैजान है और साथ में आपका इराक है, तो हम वेस्ट एशिया को ले रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं तुर्कमेनिस्तान है, तो हम मिडिल एशिया को ले रहे हैं। तो 3 कंट्रीज इसमें साउथ एशिया से हैं, 2 कंट्रीज इसमें वेस्ट एशिया से है, और 1 कंट्री इसमें मिडिल एशिया से है। तो ऑटोमेटिकली 6 कंट्रीज हो गई। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, अपना अपना स्टाइल है देखने का, आप समझ सकते हैं चीजों को। अब ये हल्का सा आपको कुछ और थोड़ा सा फील बने और चीजें अच्छे से याद रहे, इसलिए बताने के लिए आपको उसको बता रहे हैं कि किस किस इलाके से घिरा हुआ इलाका है ईरानियन प्लेटो। ये इसमें बता रहे हैं कि इसमें सबसे पहले सिचुएटेड बिटवीन द ज़ेग्रोस माउंटेन्स टू द वेस्ट, कैस्पियन सी एंड द कोपेट-डैक टू द नॉर्थ। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोपेन-डैक का इलाका है। ये वाला इलाका जो आपको दिख रहा होगा कोपेन-डैक का इलाका है। असल में ये वो इलाका है जो ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक माउंटेन रेंज है, एक बाउंड्री है। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में एक हिमालय टाइप का अपना लगा हुआ है, हिमालय पर्वत, उसी तरीके से यहाँ पर जो कोपेन-डैक आपको दिखाई दे रहा है, ये तुर्कमेनिस्तान को लगभग लगभग ईरान से अलग करता है। तो एक तो ये बात कहना चाह रहा है कि ऊपर की तरफ से कोपेन-डैगने से घिरा हुआ है, किसको, इस ईरानियन प्लेटो को। नीचे की तरफ से ज़ेग्रोस माउंटेन्स, आपको याद आ रहा होगा ज़ेग्रोस माउंटेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ज़ेग्रोस और एल्बुर्ज, ये वो दो चीजें जो हिंदू कुश पर्वत से निकल कर आ रही है और आगे जाके माउंट अराराट में मिलती है। ज़ेग्रोस मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्शियन गल्फ के ऊपर से जाता है। ये सब बातें हम ऑटोमेटिकली पढ़ी है, इसी को रिवाइज कर रहे हैं, तो नया नाम नहीं है ज़ेग्रोस। कुल मिला के नीचे से ज़ेग्रोस ने घेरा हुआ, ऊपर से कोपेन-डैग ने घेरा हुआ। वेस्ट की तरफ से अगर आप आओगे तो ये क्या बोल रहे हैं कि द आर्मेनियन हाईलैंड्स, वेस्ट की तरफ से देखो, इधर देखो ध्यान से, टू द वेस्ट, ज़ेग्रोस माउंटेन ने से वेस्ट की तरफ से घेरा हुआ है, ये वेस्ट से घेरा हुआ है। उसके बाद द नॉर्थ वेस्ट, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द पर्शियन गल्फ टू द साउथ। आप जानते हैं कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ यहाँ पे मौजूद है, इसने से साउथ से कवर किया हुआ। तो कुल मिला के आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ देखो, हमें ना एक एक चीज ऐसी वाली चीज याद नहीं करनी जो कि बिल्कुल जल्दी से फिसल जाए दिमाग से, वैसा नहीं। मोटे मोटे चीज के बारे में नॉलेज रखना है। जैसे कल को किसी ने पूछ लिया कि यार आप क्या जानते हो ईरानियन प्लेटू के बारे में, तो हमें एटलीस्ट पता हो कि ईरानियन प्लेटू में हम ये बता सके उन्हें कि यार इसमें ना 6 कंट्रीज एटलीस्ट आती हैं। उसमें साउथ एशिया की 3 कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है। उसके बाद इसमें वेस्ट एशिया के अजरबैजान और इराक 2 कंट्रीज हैं, और मिडिल एशिया की इसमें तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है। आपने ऑटोमेटिकली बता दिया कौन कौन से इसमें मौजूद है, उसके कुछ कुछ इलाके इन कंट्रीज के इसमें मौजूद हैं। फिर आपने बता दिया कि ज़ेग्रोस माउंटेन ने पर्शियन गल्फ ने से वेस्ट और साउथ से लगभग घिरा हुआ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ से कोपेन-डैग ने घिरा हुआ है। इस तरीके से आपने बता दिया। इस तरफ से अगर आप देखोगे तो अभी हमने आर्मेनियन हाईलैंड्स जो पढ़े, उन्होंने इसको वेस्ट की तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि आप देखोगे इसके इस तरफ आर्मेनियन हाईलैंड्स पड़ते हैं, ठीक है। और इसके इस तरफ अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो वो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उर्वर चंद्र, जो मैंने आपको भी बताया था, वो उसकी तरफ पड़ता है। मैंने बताया था ना आपको भी, पीछे पे एक फर्टाइल क्रिसेंट पड़ता है, वो उसी की बात कर रहा था। आई होप आपको समझ में आएगा। अभी एक चीज है काइमा प्लेटू। काइमा प्लेटू कुछ भी नहीं है। ये असल में जो आपको इलाका दिख रहा होगा, ये वाला इलाका पूरा कवर, ये बाउंड्री वाला ही काइमा प्लेटू के अंतर्गत आता है। ज्यादा कुछ खास पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा काइमा प्लेटू कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो सर ये नॉर्थ कोरिया के नदन पार्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख लीजिए, ये अपना इंडिया है, तो इंडिया को रेफरेंस में लेके मैंने जानबूझ के ऐसा लिया हुआ। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर ये साउथ कोरिया नीचे का पार्ट, और ये ऊपर का पूरा पार्ट जो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट करता है कौन, काइमा प्लेटू।
और यहाँ पे जापान है, आप जानते हो, अपनी प्रैक्टिस कर लो फटाफट से। ये जापान सी है, इसी को ईस्ट सी भी कहते हैं। नीचे पे आपका ईस्ट चाइना सी है, फिर नीचे पे आपका साउथ चाइना सी है यहाँ कहीं पे। तो इस तरीके से आपका एक हल्का सा रिवीजन हो गया। कुल मिला के पता चलेगा कि जो कायमा प्लेटू है, प्लीज रीड इट लाउड, इसे तेज तेज पढ़ के आवाज निकाल निकाल के बोलो, कायमा प्लेटू, कायमा कायमा प्लेटू, और ऑटोमेटिकली फिर ये याद होना चाहिए। कोई ट्रिक्स की खास जरूरत नहीं होती, जहां होगी मैं बोल दूंगा। तो कायमा प्लेटू कहां पर एग्जिस्ट करता है? कोरिया में। वहां पे कहा? नॉर्थ कोरिया। तो के से कायमा, को से कोरिया। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ लें क्या यार? चलो देखो, एक है कोक झलाऊ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरह का अच्छा हिल स्टेशन टाइप का, काफी अच्छा माउंटेन है, लोग घूमते हैं यहाँ, काजाकिस्तान में पड़ता है। तो कुल मिला के आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करोगे, लोग व्लॉगिंग करने जाते हैं यहाँ पे कोक झाइला में। तो कुल मिला के कोक झाइलू जो है, ये कोक झैलाऊ कहते हैं इसे। कोक झैलाऊ जो है ये एग्जिस्ट करता है यहाँ कहीं पर बालखश झील के पास। बालखश जो झील है ये खारे पानी की झील है जो कि कजाकिस्तान में पड़ती है, उसी के पास लगभग यहीं कहीं पर एग्जिस्ट करता है कोक झलाऊ। कोक झलाऊ अब मैं बता देता हूं आपको कि कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, दिख रहा होगा आपको यहाँ कहीं पे कोक झलाऊ एग्जिस्ट करता है। बालखश लेक जो है उसके थोड़ा सा आस पड़ोस में एग्जिस्ट करता है। कुल मिला के इंपॉर्टेंट है कि कजाकिस्तान में कौन? कोक झलाऊ। कोक झलाऊ ध्यान रखना। कोक झलाऊ से पहले भी हमने क्या पढ़ा था? कायमा प्लेटू। कायमा प्लेटू कहां पर है? कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में। समझ में आ गया? उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा ईरानियन प्लेटू, और ईरानियन प्लेटू से पहले हमने क्या पढ़ा? हमने उससे पहले पढ़ा अर्मेनियन हाईलैंड्स। तो इस तरीके से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब है हमारे पास कोराजिम प्लेटू, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कोराजिम, जिम टाइप का लग रहा है ना, जिम जिम जाते हैं लोग बॉडी बॉडी बनाने ऐसा करके। कोराजिम, कोराजिम। तो आपने सुना होगा इसराइल के बारे में कि इसराइल में लोग बचपन से ही आर्मी वगैरह में चले जाते हैं, ऐसा कुछ आपने हल्का फुल्का सुना होगा। तो मतलब आर्मी में जाते हैं, मतलब बॉडी बॉडी बनाते होंगे, जिम जुम जाते होंगे, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि कोराजिम, यानी कि कोराजिम से आप समझ सकते हो ये जगह इसराइल में। हल्का सा हिंट देने की होती है, अभी कैसे भी करके सेट हो जाए, एक बार दिमाग में हल्का सा हिंट मिल जाए, बाद में तो फिर बातें अपने आप कवर करते हैं। तो ये इलाका पड़ता है इसराइल की तरफ। इसराइल में ये जो आपको दिख रहा होगा ये है कोराजिम, कोराजिम प्लेटू, ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो लोकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हुला वैली है वो इसके ऊपर नदन पार्ट में एग्जिस्ट करती है। इसका जो साउथ पार्ट है वहां पे सी ऑफ गैलीली है। गैलीली आप जानते होंगे, एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिनको काफी यातनाएं झेलनी पड़ी थी सत्य बोलने के लिए। खैर उन्हीं गैलीली के सम्मान में इसको सी ऑफ गैलीली कहा जाता है। इसके वेस्ट में जो इलाका पड़ रहा है ये गैलीली माउंटेन्स है, जिसे अपर गैलीली और लोअर गैलीली माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है। ये पूरा इलाका कहां पर पड़ रहा है? इसराइल के पास। इसके इस तरफ कौन होगा? ऑब्वियसली इस तरफ मेडिटेरेनियन सी का लगभग इलाका पड़ता है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको बड़े मैप में इसको। यही चीज जो मैंने बोली वो यहाँ पर लगभग लिखी हुई है, और इसके अलावा कुछ खास नहीं लिखा हुआ। तो जैसे आपने सुना होगा नुब्रा वैली, मैं आपसे पूछूं, एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया था नुब्रा वैली कहाँ पर पड़ती है, उसके बारे में कुछ क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? नुब्रा वैली कहाँ पर है? वैसे ये हुला वैली है, कल को आ जाए हुला वैली के बारे में कुछ, वो ज्यादा डीप नहीं देंगे, वो सिर्फ इतना ही बोलेंगे एशिया अफ्रीका ऐसे करके। अब जब हम इतने डिटेल में इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमें तो फिर आराम से पता चल जाएगा ना, कई छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। अब कोई रैंडमली पहली बार देखेगा वो सोचेगा यार ये हुला वैली कैसे पूछ लिया। हुला वैली का रेफरेंस है, क्योंकि उसके रेफरेंस क्या? कोराजिम प्लेटू। कोराजिम प्लेटू के नदन पार्ट की बाउंड्री बनाती है वो। उसके नीचे कौन है? सी ऑफ गैलीली है। कल को सी ऑफ गैलीली आ जाए क्या है, या गैलीली माउंटेन्स आ जाए क्या है, तो हमें बहुत क्लैरिटी होगी कि यार ये इसराइल में पड़ते हैं, क्योंकि इसराइल में कोराजिम प्लेटू जो है उसकी बाउंड्री शेयर करने का काम ही करते हैं, बाउंड्रीज बनाने का। अब आप देखो, मैंने जानबूझ के इस तरह से मैप लिया हुआ ताकि अपने इंडिया के साथ आप रेफरेंस ले सको, आपको समझ में आ जाए। ये हमारा इंडिया है, और इंडिया से आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, अपनी प्रैक्टिस कर लो। ईरान के थोड़ा सा ऊपर जाओगे इराक है, इराक के ऊपर जाते हो सीरिया है, सीरिया के ऊपर जाते हो टर्की पड़ता है ना। तभी तो ये टर्की, सीरिया, इराक, यहां से होते हुए दजला फरात नदी आती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी थी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ये इलाका लगभग छोटा सा, ये लेबनान का इलाका है। उसके आगे अगर आप आओगे तो यहाँ पे कहीं पे इलाका, ये किसका इलाका पड़ता है? इसराइल का। और इसराइल के अंदर एक छोटी सी जगह पड़ती है पैलेस्तीन, एक छोटी सी कंट्री और पड़ जाती है। फिलहाल इतनी लंबी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जो ये इलाका इसराइल है, इस इसराइल में ही वो एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कोराजिम प्लेटू कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया होगा, जो पीछे जूम करा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी चीज है। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, जहां पर ये इस तरह से पिन हो रखा है, ये चीज को ये पीछे जूम किया हुआ है। और अगर आप थोड़ा समझ पाओ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है सी टाइप का, ये सी वगैरह कौन सा है, तो आपको बहुत समझ में आना चाहिए कि ये मेडिटेरेनियन सी है। जब हम यूरोप को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां पे अच्छा देखने को मिलता है मेडिटेरियन सी, उसी का विस्तार है, मेडिटेरियन सी है। इसमें एक छोटी सी एक कंट्री है, क्या आप मुझे इस कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? ये कंट्री है जो कि बेसिकली समुद्र में बीच में बसी हुई है, मेडिटेरियन सी के ऊपर। देखते हैं आप इस कंट्री का नाम बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। एशिया में ही पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल माय डियर सिर्फ इतना ही मैंने डिस्कस किया कि इस जगह पे, यानी कि इसराइल में एक जगह पाई जा रही है, प्लेटू पाई जा रहा है, इसको हमने पढ़ा, उसका नाम है कोराजिम प्लेटू। जिम
जिम, कोरा जिम, ठीक है ना, कोरा जिम मतलब गोरे लोग जिम करने चले गए, इसराइल के लोग गोरे गोरे जिम करने चले गए, तो कोरा जिम प्लेटो हमारा हो गया। अच्छे से समझ में आ गया। भी लास्ट में फिर से पूरा रिवाइज कर लेंगे जितना हमने पढ़ा 2 मिनट में। आगे देखते हैं। यह मंगोलियन प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ईरानियन प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मंगोलियन प्लेटू भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही अर्मेनियन प्लेटू भी। ये तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटूज है। अब जब आप ऐसे पढ़ रहे हो, कोराजिम प्लेटू को पढ़ रहे हो, या कोरिया, या आप इससे पहले जो कोराजिम प्लेटू से पहले हमने पढ़ा, कौन सा वाला पढ़ा था, कोक झिलाऊ प्लेटू पढ़ा हमने, और उससे पहले हमने काइमा प्लेटू पढ़ा। ये है इंपॉर्टेंट, लेकिन अब ऐसा कहूंगा कि थोड़े से कम है तो आप याद नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है जैसे कि मंगोलियन प्लेटू, ईरानियन प्लेटू है, अर्मेनियन प्लेटू, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको प्रॉपर बताना चाहिए कौन सी कंट्री कहां से क्या क्या जा रही है। जब मंगोलियन प्लेटू की बात करते हैं, पहले लोकेशन को समझ लेते हैं कौन सी कहां पड़ती है। ये नहीं, ये मत देखो, ये देखो, ये आपका चाइना का पार्ट है। ये आपको जो दिख रहा होगा ये पूरा चाइना है जो ये बना हुआ है। ऊपर आपको दिख रहा होगा ये चाइना का नदन पार्ट है, ये चाइना का नदन पार्ट है। इसमें आपको हल्का सा दिख रहा होगा इस तरह की बाउंड्रीज बनी हुई है, ये मंगोलिया की बाउंड्री है। तो कुल मिला के ये जो ग्रीन कलर का इस बाउंड्री के अंदर पार्ट मौजूद है, ये मंगोलिया का पार्ट मौजूद है, ठीक है। इसी में लगभग अपना गोबी डेजर्ट भी आ जाता है। इसी के ठीक ऊपर जाओगे, लेक आपकी बैकाल है, और बैकाल से ही आपकी लीना वगैरह रिवर्स निकलती है, जो बैकाल माउंटेन्स है वो भी वहीं पर मौजूद है। ये कौन होगा, ये काजाकिस्तान में पड़ने वाली बालकश लेक है। और हमने क्या पढ़ा, बालकश लेक के पास अभी हमने पढ़ा कोक झिलाऊ नाम का प्लेटू भी मौजूद है। ऐसे करके रिवाइज करो अपने आप को। तो कोक झिलाऊ यहीं कहीं पे मौजूद है, ये लेक बालकश है। अब इसमें क्या होता है ना, ये चाइना का पार्ट है पूरा का पूरा, जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि नीचे का पार्ट जो है यहाँ से लगभग जा रहा है इस तरीके से ना, इसको कभी कभी कोई कोई लोग कह लेते हैं कि ये मंगोलिया का ही एक पार्ट है, और इसको लोअर मंगोलिया कह देते हैं। मतलब मंगोलिया का पार्ट मतलब इसका नाम दे रखा है लोअर मंगोलिया। तो कभी कोई पूछे लोअर मंगोलिया, तो बेसिकली वो है चाइना का ही पार्ट, लेकिन मंगोलिया के नीचे, इसलिए इसको लोअर मंगोलिया कह लेते हैं। एक बात ठीक है जी। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। अब हम करने क्या चाह रहे थे वो देख लेते हैं पहले। देखो इसमें, अच्छा ये आपको रेड रेड सा दिखाई दे रही होगी चेन टाइप की, क्या है ये पता है आपको, ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। आप हिस्ट्री में जब पढ़ते होगे, एंशियंट हिस्ट्री, शुरुआत में जब शक लोग आए थे, कैसे करके वो यहाँ गए, कैसे करके चाइना की दीवार बनी, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आपको पता होना कि चाइना की दीवार का बनने का कारण क्या था, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अभी मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं गोबी डेजर्ट, सॉरी हम पढ़ रहे हैं मंगोलियन के बारे में, कि मंगोलियन प्लेटो क्या है। तो ऑब्वियसली पूरे मंगोलिया का जो इलाका है वहां पे फैला हुआ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ रखा है मंगोलियन, यानी लोअर मंगोलिया पे। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो ये येलो येलो का पोर्शन दिख रहा है, ये आपका लोअर मंगोलिया का पोर्शन है। एक बात, उसका कुछ पार्ट रशिया में भी है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट रशिया का जो है वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है मंगोलियन प्लेटू में। एक बात हो गई। तो मंगोलियन प्लेटू में मंगोलिया आ गया, थोड़ा पार्ट रशिया का आ गया, थोड़ा सा इसमें लोअर मंगोलिया का पार्ट आ गया। और देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें रशिया है, इनर मंगोलिया है, इनर मंगोलिया या लोअर मंगोलिया, वैसे इनर मंगोलिया कहना। उसके बाद ये जो आपको लिखा हुआ जुंगारिन बेसिन, जुंगारिन बेसिन जो कि जिनजियांग एक प्रांत है वहां का, चीन का एक प्रोविंस है जिनजियांग। और मैं आपको दिखाता हूं जिनजियांग है कौन सा। ये जो येलो कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, जो कि चाइना की नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, यानी कि पश्चिमोत्तर में जो पड़ता है, इसे जिनजियांग प्रांत कहते हैं, जिनजियांग, ठीक है, जिनजियांग प्रांत कहते हैं। ये जिनजियांग इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको, कि यहाँ पे कुछ खास खास चीज है। आपने शुरुआत में जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि एक तियन शान नाम का पर्वत है, आपने पढ़ा था कि एक कुनलुन शान नाम का पर्वत है, उन दोनों के बीच में तारिम बेसिन पड़ता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन से प्रांत में पड़ रहा है, चाइना के, ये जिनजियांग प्रांत में पड़ रहा है, ठीक है। और इसी जिनजियांग प्रांत में एक जगह पड़ रही है, इसका नाम है जुंगारिन बेसिन। जुंगारिन बेसिन, डी को साइलेंट ले सकते हो। तो जुंगारिन बेसिन पड़ता है। तो जुंगारिन बेसिन भी इसी का पार्ट है, गोबी डेजर्ट भी इसी का पार्ट है मंगोलियन प्लेटू के अंदर। समझ में आ रही है आपको बात? कोई बहुत हाइपर हर एक चीज याद मत करना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर फोकस करना अपनी। क्या मैंने बोला, मंगोलिया का पार्ट तो इसमें आता ही है, इसमें इनर मंगोलिया का पार्ट भी आता है, थोड़ा रशिया का पार्ट भी आता है, जुंगारिन बेसिन भी आता है, और साथ में ऑब्वियसली तारिम बेसिन भी आता होगा, क्योंकि तारिम बेसिन हो गया, जिंगारिन बेसिन हो गया, ये सब जिनजियांग जो प्रांत है यहाँ पे चाइना का, उसमें पाए जाते हैं। और जिनजियांग प्रांत आप यहाँ देख लें कि कैसे कैसे है। देख लो, इधर पे देख लो, ये आपको दिख रहा है ना, ये मंगोलिया, ये मंगोलिया पूरा का पूरा, ये वाला इलाका मंगोलिया, ये वाला इलाका लगभग लगभग जिनजियांग वो है, क्या क्या नाम है इसका, जिनजियांग प्रांत। इसी में आप देख रहे हो कुल्लून शान आ गया, इसी में आप देख रहे हो तियान शान आ गया, इसी में आप देख रहे हो तकला मकान डेजर्ट भी आ गया, और यहीं पे तारिम बेसिन भी अपना पड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना लेक्चर को, इतने में ही आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। एक बार इसमें देख लेता हूँ, कुछ काम की चीज़ तो नहीं। अच्छा, ग्रेटर हिंगन माउंटेन इन द ईस्ट, येन माउंटेन्स इन द साउथ, अल्ताई माउंटेन्स इन द वेस्ट, एंड द सयान एंड खिंताई माउंटेन्स टू द नॉर्थ,
द प्लेटू इंक्लूड्स द गोबी डेजर्ट एज वेल एज ड्राई स्टेपीज रीजन। ये मैंने आपको बता दिया, गोबी डेजर्ट भी इसके अंदर आता है। सयान माउंटेन की खास बात क्या है, यहाँ से अगर आपको याद होगा येंसिनी रिवर जाती थी। सयान माउंटेन्स जो कि अल्ताई माउंटेन्स के बगल में यहीं कहीं पर पड़ते हैं। यहाँ पे जब बैकाल झील है इसके बगल में यहाँ पे सयान माउंटेन्स हैं, यहाँ पे कहीं पे अल्ताई माउंटेन्स हैं। सयान माउंटेन से येंसी रिवर जाती है जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है रशिया की। इसके बगल से अल्ताई से आपकी ओब रिवर जाती है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो बाउंड्री है, इसके जो अपना मंगोलियन प्लेटू है, इसकी बाउंड्री को ऊपर से सयान माउंटेन्स और ये अपना अल्ताई माउंटेन्स बना रहे हैं। इस तरफ आप जाओगे यानी कि इसके ईस्ट में जाओगे तो इसकी बाउंड्री को ग्रेटर हिंगन माउंटेन और लोअर हिंगन माउंटेन बना रहे हैं। आप बोलोगे यार ये लोअर हिंगन माउंटेन और ये आप बताया नहीं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले भी, आपको दिखा देता हूँ। देखो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको याद आ रहा होगा कि ये इलाका जो ये ग्रीन सा इलाका दिखाई दे रहा है जो कि कोरियन पेनिनसुला के पास है, इसी को मैंने मंचूरिया का मैदान कहा था, क्योंकि यहाँ पर अपनी जो आमूर रिवर थी और उसकी जो साथ में ट्रिब्यूटरीज थी वो यहाँ पर कुल मिला के अपना एक मैदान बनाती है, इसे मंचूरियन का प्लेन कहते हैं। ये जो नीचे का आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है ग्रीन, द ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना है, जिसको हुआंगो यानी कि जो यहाँ से जारी होगी हुआंगो जो कि येलो सी में जाकर गिरती है पोहाई की खाड़ी में, जिसको हम एक तो यांगसी रिवर हो गई जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना की और इवन एशिया की, और एक हुआंगो रिवर मिलके यहाँ पे जो बेसिन बना रही है, ये वाला बेसिन, इसका नाम द ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना है। इस तरीके से आपको होता है। तो आपको याद होगा कि ये जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ये वाला मंचूरियन का मैदान, तो इसमें बेसिकली मंचूरियन के मैदान में दो पहाड़ों के बीच का जो इलाका है उसको हमने मंचूरियन का मैदान कहा। इसमें इस तरफ का इलाका लगभग ग्रेटर खिंगन माउंटेन्स और ये वाला इलाका लोअर खिंगन माउंटेन्स हो गया और उसके बीच में ये पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ग्रेटर खिंगिंग और लोअर खिंगिंग के बीच में, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे एक एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी चीज को पकड़ना है, मोटी मोटी बात को। जो काम की बात होती है वो अपने आप रिपीट होती रहती है, आपको समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट है। अभी पहली पहली बार देख रहे हो तो सिर्फ एक बार चीजों को समझते हुए पर्पज से देखो, एक दो बार चीजों को रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कहानी को जोड़ जोड़ के बोल रहा हूँ। तो मंगोलियन समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं और कौन सा है, ये देख लेना यहाँ पे इसमें, ठीक है ना, अपने आप को थोड़ा सा सेट करने के लिए चीजें कैसी कैसी है। उसके बाद एक है, इसे कहते हैं मिंजिल की। मिंजिल की यानी ऐसे समझ लो मंजिल, मंजिल की, जैसे मंजिल होता है ना किसी की, मंजिल क्या है ऐसा वाला। तो मंजिल की ये भी बेसिकली काजाकिस्तान में है और इसकी जो लोकेशन है वो भी लेक बालकश के लगभग लगभग पास में है। यानी कि यहीं पर हमने अभी पीछे पे जो पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने एक प्लेटू का नाम पढ़ा था, क्या नाम था उसका, नहीं कोराजिन प्लेटू नहीं, कोराजिन प्लेटू नहीं, कोक झलाव। कोक झलाव की जो लोकेशन है लगभग लगभग उसी के आस पड़ोस में पड़ रहा है अपना मिंजिल की प्लेटू। तो कुल मिलाकर जो मेन बात इसे पता होनी चाहिए कि मिंजिल की प्लेटू जो पाया जा रहा है वो काजाकिस्तान में पाया जा रहा है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। तिब्बतन प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बतन प्लेटू इवन इसे तो वर्ल्ड की छत कहा जाता है, यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत कहा जाता है तिब्बतन प्लेटू, पामीर का पठार इसको। इसके बारे में छोटे से फोटे जो फैक्ट्स हैं आपको दिख भी रहा होगा, स्केल बगल में दिया गया, लगभग 5000 मीटर की हाइट में ये है समुद्र तल से, यानी सी लेवल से लगभग 5000 मीटर की हाइट में, इतना ऊंचा है ये। इसके एरिया की अगर हम बात करें, लगभग लगभग यूएसए का जो एरिया होता है उसका हाफ कर दोगे तो आप उतना एरिया ये अपने आप में कंटेन करता है। ये बात कर रहा हूँ तिब्बतन प्लेटू की, ठीक है। और इसके बारे में कुछ खास बात यह है कि तिब्बतन प्लेटू के साउथ में आप देखोगे अपना हिमालय वगैरह पड़ता है, इसके नॉर्थ में आप जाओगे तो तारिम बेसिन वगैरह पड़ता है, तिएन शान, कुनलुन शान, ये सब चीजें पड़ती है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा इतना बड़ा रीजन जो है ये पूरा का पूरा तिब्बतन प्लेटू का रीजन है। और आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे पामीर नोट होगी, यहाँ पे हिंदू कुश जा रहा होगा, यहाँ नीचे की तरफ सुलेमान होगा, ऊपर की तरफ तिएन शान होगा, यहाँ कुनलुन शान होगा। फिर इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, एक हल्का सा रिवीजन टाइप का मैंने करा दिया तिब्बतन प्लेटू के बारे में, ठीक है। एक हो गया टर्गी प्लेटू, लास्ट है थोड़ा सा, तुर्गे प्लेटू भी आप इसे कह सकते हो। तो तुर्गे प्लेटू भी कजाकिस्तान में, तो कजाकिस्तान में एक तो कोक झलाई मैंने अभी पीछे भी आपको बताया वो है, एक तुर्गे प्लेटू है, और एक अभी जस्ट गया मिंजिल की, वो भी, ये तीनों के तीनों कजाकिस्तान में मौजूद है। इसमें कुछ खास बात कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा तुर्गे वैली दिखाई दे रही होगी, तो ये नॉर्थ वेस्ट में, इससे पहले वाला साउथ ईस्ट में थे वो दोनों के दोनों, क्योंकि वो जो बालखश थी उसके आसपास थे मौजूद। तो बस इतना हो गया, ठीक है, तुर्गे प्लेटू। और एक होता है यूकॉक प्लेटू, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट दो बचे में। यूकॉक प्लेटू की खास बात है, देखो यूकॉक मतलब कॉक मतलब मुर्गा मुर्गी ऐसा समझ लो आप, वो फंस गया कहीं जाके, यूकॉक प्लेटू, उसको घेर लिया। किसने घेर लिया, देखो ये घिरा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा होगा घिरा हुआ यहाँ पे कहीं पे, अरे ले भाई कलर कौन सा कर दिया मैंने इस पे, यहाँ पे क्यों घिरा हुआ है, क्योंकि इसके ना उस तरफ रशिया, इवन मैं कहूं तो ये रशिया की टेरिटरी में ही आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको काजाकिस्तान के पास भी है, देखा जाए तो ये मंगोलिया के पास भी है, और देखा जाए तो ये चाइना के पास भी है, क्योंकि ये बीच का जो इलाका पूरा का पूरा दिख रहा है ये चाइना का इलाका है, इस तरफ का इलाका काजाकिस्तान का, इस तरफ का इलाका मंगोलिया का, और उस तरफ का इलाका रशिया का है। तो होने के लिए ये रशियन टेरिटरी में आता है, लेकिन ये इन सब जगहों से घिरा हुआ है। कौन, इस मुर्गी को घेर लिया सबने, यानी यूकॉक प्लेटू, ठीक है ना, यूकॉक प्लेटू को।
यानी कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, यूकॉक प्लेटू आपको एकदम से समझ में आ जाएगा यूकॉक प्लेटू की पोजीशन क्या है और इसको कितनी कंट्रीज के साथ इसकी टेरिटरी शेयर हो रही है। इसकी खास इंपॉर्टेंट बात है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रखा गया है, कि इसको यूकॉक प्लेटू को। तो ये चीजें ना अचानक से आपको दिखेंगी, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कभी कुछ करते हुए दिखेंगी, तो आपको ध्यान रखना है। लास्ट है उत्स्यूट प्लेटू, ठीक है ना, इसको आप अपने स्टाइल से पढ़ सकते हो, ऐसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन उस यार अभी तक तो मैं पढ़ पा रहा था, उत्स्योर्ट, हाँ उत्स्योर्ट आप ऐसे पढ़ सकते हो इसे, उस त्योर्ट प्लेटू आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। उस त्योर्ट प्लेटू जो है ये भी बहुत इजी है। ये ना आपको जो मैप होगा दिख रहा है इसमें कि जो ये कैस्पियन सी है उसके बगल में ये पड़ता है, जो येलो कलर का दिख रहा है। तो इसमें कौन कौन होते हैं आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुट्टी, आपको याद होगा कुट्टी जो कि सेंट्रल एशिया की कंट्रीज होती हैं, उसमें ये 3 कंट्रीज इसमें तीनों की तीनों आ जाती हैं, यानी काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये तीनों कंट्रीज में ये प्लेटू पाया जाता है, इसका नाम है उत्स्यूट प्लेटू। तो उस त्यूट प्लेटू जो है उसमें काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ऐसी गलती नहीं करोगे कि आप ताजिकिस्तान बोलोगे, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा, ताजिकिस्तान अलग चले गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला इलाका एक तरह से एक नेशनल रिजर्वॉयर के तौर पे इसको रखा गया, नेशनल रिजर्व, ठीक है। तो नीचे लिखा भी है काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, थोड़ा ऑर्डर इन्होंने गलत कर रखा है यहाँ पे, लेकिन आप उसे सही कर लेना, इन्होंने मतलब लिखा तो मैंने ही होगा, लेकिन जो भी है। आई होप स्टूडेंट्स जो कुछ मैंने आज आपको बताया वो समझ में आया होगा। फटाफट से एक बार मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने इतना टाइम जब ले ही लिया है, तो एक बार फटाफट से उनको देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, ताकि वो कैसे कैसे दिख रहे थे, क्या क्या दिख रहे थे, ठीक है। देखो यही हमने पढ़ा, हमने पढ़ लिया अर्मेनियन हाईलैंड्स कहाँ पर है, चुक्ची प्लेटू कहाँ पर है, अलास्का रशिया के ऊपर पड़ता है। अर्मेनियन हाईलैंड्स हमने देख लिया कि इसमें अजरबैजान भी आ रहा है, इसमें टर्की भी आ रहा है, ईरान भी नहीं ये वो वाला नहीं है, वो तो इरानियन प्लेटू है। बेसिकली जब हमने अर्मेनियन हाईलैंड्स को देखा, तो अर्मेनियन हाईलैंड्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसमें एक अर्मेनिया तो ऑब्वियसली आता है, टर्की भी आता है, अजरबैजान भी आता है, और कुछ इलाका इसमें इराक का वगैरह का आता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, ईरान का आता है, ईरान का, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद चुक्ची प्लेटू हमने देखा, दालात प्लेटू हमने देखा, मैंने कहा दालत यानी कि दौलत जब नाम होता है, यानी वियतनाम। ईरानियन प्लेटू के बारे में हमने डिटेल में देखा। काइमा प्लेटू हमने देखा कि काइमा यानी कि कोरिया की तरफ है, नॉर्थ कोरिया में। कोक झलाऊ ये काजाकिस्तान में। और उसके बाद कोराजिम जिम जिम यानी कि कहने का मतलब है कि इसराइल की तरफ है। और उसके ऊपर पे आपको याद होगा कि एक वैली पड़ रही है, उस वैली का आप नाम बताएंगे। नीचे की तरफ एक सी पड़ रहा है, उस सी का आपको नाम याद होना चाहिए, गैलीली सी ऐसे करके। मंगोलियन प्लेटू हमने पढ़ा, मिंजिल की माउंटेन्स पढ़ा, शुमाली प्लेन्स मैंने ये डिस्कस नहीं किया आपके साथ क्योंकि मुझे लगा नहीं। तिब्बतन प्लेटू, उसके बाद तरगे प्लेटू, ये मैंने बताया आपको कि अभी काजाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। यूकॉक प्लेटू यानी कि कॉक है, उसको हमने घेर लिया चारों तरफ से, यानी रशियन टेरिटरी में पाया जाता है, लेकिन मंगोलिया से, चाइना से और काजाकिस्तान ने इसे घेरा हुआ है। उसके बाद उत्स्यूट प्लेटू, ये भी फाइनली कहाँ पे पाया जाता है, काजाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन इनकी नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। तो कुल मिला के जो प्लेटूज है एशिया के हमने डिस्कस कर लिए। इससे पहले हमने माउंटेन डिस्कस कर लिए थे, उससे पहले हमने लोलैंड्स डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ बचेगा थोड़ा बहुत देखना कि जो सी है, जो ओशंस हैं, जो लेक्स हैं इसके आस पड़ोस, या कुछ डेजर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, उसको देखना होगा। तो आई होप स्टूडेंट जो कुछ मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो शेयर भी जरूर किया करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर यूपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके हैं तो उसकी क्लासेस यहाँ पे चलती है, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।